as per Income Tax Act and SSC with turnover up to 2 CR is eligible to compute income अंडर सेक्शन 44A। पहले हमने बताया कि 44AD में एलिजिबिलिटी कितनी बनती है। ऊपर दिख रहा था कि इस पर्सन की सेल 1 CR के आसपास है, तो मुझे 3 CR वाला रूल एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बिटवीन 2 to 3 CR होती है फिर हम उसे भी एक्सप्लेन करें फर्दर। इनकम इज इक्वल टू 6% of sale proceeds received by count pay check or other prescribed। अगर आपको पैसे किसी भी प्रेस्क्राइब्ड मोड से आए हैं, मैंने सिर्फ 6% वाला रूल क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में हमें बताया गया है कि 100% रसीद कैसे हुई है, बैंक से हुई है, मुझे सिर्फ 6% वाला रूल लिखने की जरूरत है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि टर्नओवर कितनी है उसकी, 1,12,11,500। तो इनकम इज इक्वल टू 1,12,11,500 का 6%। दोबारा बोलो। 672 ठीक है। सेकेंड पार्ट, इनकम अंडर द हेड PGBC एज पर सेक्शन 20 में। एक तो हमने 44AD में से इनकम निकालनी, एक हम सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो भी लोअर होगी वो हम रेकमेंड। इसमें हम लोग लेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 50,000 के साथ। अब एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले एक एक पॉइंट देखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का, फिर सारे वर्किंग। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी। कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें हमें चेंज करने वाला, सब कुछ अलाउड है। उसके बाद हम आ गए P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे पास क्रेडिट साइड आ रहा है इनकम फ्रॉम यूटीआई। ये कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्सेज। ये मेरी बिजनेस की इनकम तो नहीं है। जैसे शेयर होते हैं, यूटीआई यूनिट्स है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, तो इससे जो मुझे इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, ये कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्सेज। तो अगर किसी और हेड की इनकम P&L में आ रही है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इंडायरेक्ट अप्रोच में? हम लोग लिखेंगे लेस इनकम फ्रॉम यूटीआई इनकम ऑफ अदर हेड्स। साथ में हर चीज का रीजन बताना है। मैं आपको ICICI इसके बाद सजेस्टेड आंसर भी दिखाऊंगी। बीइंग इनकम ऑफ अदर हेड्स क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट 2,400 रुपीज हम लोगों ने माइनस कर दिया। टैक्स के पेपर को लॉ प्लस अकाउंट्स के पेपर दोनों को कॉम्बिनेशन की तरह सॉल्व करना है, और तुम्हें स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे। अभी मैंने रिसेंटली B14 के बैच का एक टेस्ट चेक किया। एक क्वेश्चन था, उसमें ओल्ड स्कीम से भी प्रॉफिट निकालना था, न्यू स्कीम से भी निकालना, और 3-4 हेड्स अप्लाई हो रहे, उसके बाद टैक्स भी निकालना। अब बच्चे ने इनकम ही गलत निकाली। अब जब इनकम ही गलत निकली, ऑब्वियसली टैक्स भी गलत निकला, उसके नंबर तो 0 ही मिलने हैं। तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, तुम्हें बेसिक कंसेप्ट चैप्टर पूरा आता है,
पर उसका कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सही इनकम निकालोगे तभी तो स्कोप है। मुझे जेन्युइनली देख के तरस आ रहा है कि मैं इसे नंबर दूं, पर मैं उसे नंबर दूंगी सीट पे। अगर इनकम सही होती है मैं तब कुछ नंबर दूं, तो मतलब नंबर मिलने किस चीज के, स्टेप मार्किंग। हर एक स्टेप पे आपको जाके नंबर मिलेगा। तो जैसे अभी हमने 4480 अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, बाकी का क्वेश्चन सही है या गलत है, मैंने उससे लिंक तोड़ दी, यहाँ पे आप लोगों को 1 या 2 नंबर मिल गए, आपने 4480 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हमें स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते रहे, हम एक एक करके नंबर लेते हैं। नेक्स्ट, डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, काफी सारी चीजों की एडजस्टमेंट्स हैं, वो आगे जाके देखेंगे। पोस्टेज, बट एक आ गया यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स की सेल पे जो लॉस होता है, शॉर्ट टर्म लॉस, ये इसका बिजनेस का एक्सपेंस नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने ऊपर बताया था शेयर बिजनेस किसी और चीज का है ना। वैसे भी मान लो ये शेयर्स बिजनेस में दिखाना भी चाहते हैं, क्या तब भी इसके पीएनएल में आ सकता है? मान लो इसका शेयर का बिजनेस ही है, कि तब भी ये सेम पीएनएल में आता? लेट से मेरे दो बिजनेस है, एक मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, एक शेयर्स का बिजनेस। मैंने आपको दोनों का पीएनएल दे दिया, अब आप फर्नीचर के बिजनेस का प्रॉफिट निकाल दो, तो मेरा शेयर्स का बिजनेस है, क्या उसका लॉस आ सकता है इस पीएनएल में? क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस को क्या करना है आपने, सेपरेट एंड बिजनेस डिस्टिंक्ट एंटिटी में। तो चाहे ये शॉर्ट टर्म ना लिखा हो, चाहे लिखा होता कि शेयर भी उसका बिजनेस है, फिर भी इस पीएनएल के साथ कोई लिंक नहीं, क्योंकि स्पेक्युलेटिव इनकम का सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी माना। तो ये ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स डेबिटेड इन पीएनएल, taxable under the head capital. एटी वन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक में कुछ स्टॉक इंक्लूड नहीं किया, क्या करें? क्या करें? ओपनिंग स्टॉक में कुछ स्टॉक इंक्लूड करना भूल गई, गलत कैलकुलेशन करनी में। ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखना भूल गए, इसे माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए, इनकम लिखना भूल गए, इसे प्लस कर लेस ओपनिंग स्टॉक ओमिटेड। इसमें कोई रूल नहीं अप्लाई हो रहा, अकाउंट्स के प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रही। एंड क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेड, सैलरी में 10,000 की सैलरी दी है ब्रदर को, इसमें अनरीजनेबल अमाउंट है 2,000। कौन सा सेक्शन? 48(2) है ना। 40A होता है सब सेक्शन 18 वाला, 48(2) रिलेटिव वाला, आर्म लेंथ से ज्यादा पेमेंट करोगे, 48(3) कैश वाला, एंड 40B पार्टनर रेम्यूनरेशन। तो ये 48(2) में डिसअलाउड है। 48(2) में होल्ड डिसअलाउड होता है कि एक्सेस डिसअलाउड होता है? एंड अनरीजनेबल सैलरी पेड टू ब्रदर, मैंने लिखा कि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। 48(2) में रिलेटिव की छोटी सी डेफिनेशन है, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। तो पेड टू ब्रदर रिलेटिव disallowed under section 40A subsection 2, 2,000 रुपीज हमने disallowed। चले आगे।
Next, whole amount of printing and stationery is by cash. One time payment to Mr. Ramesh. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 23,200. 10,000 से ज्यादा फिर से नाम हो जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिल paid in cash more than 10,000 per day per person disallowed under section 40A subsection 2. 23,000 जो हमने याद किया पीजीपी के सेक्शन में जरूरी याद. डिडक्शंस के सेक्शन ना करो पर पीजीपी की जरूर. कटने का मतलब पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. मतलब तो बोलो कि 15 के बदले 15 नंबर मिल जाएंगे. 15 नंबर नहीं मिलेंगे. तो वैसे तुम जो मर्जी मान लो. हमारे कॉस्ट के टीचर एक बात बोलते थे कि पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना होता है. सुनिए तो मैंने ये बात. साहिल सर भी बोलते तो मेरे सर उसे टीचर की कॉपी कर रहे हैं. दिन से मैं कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ी हुई. वो बोलते थे पैसे का ना जाना भी पैसे का आना ही होता है. तो मार्क्स का ना आना भी मार्क्स का जाना ही है. मार्क्स मिलेंगे नहीं अगर सेक्शन नहीं लिखोगे. आगे देखते हैं. डेप्रिसिएशन उन्होंने कैलकुलेट किया 1,05,000. डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बनाएंगे. हम लोग लिखेंगे ओपनिंग WDV. हमें ब्लॉक की ओपनिंग WDV गिवन है. पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 4,20,000. नया प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक वाज बॉट ऑन 1st of July. तो अगर 1st जुलाई को परचेज किया क्या होगा? फुल ईयर की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी. एड परचेजेस 70,000 लेस सेल 50,000. मेरे पास अमाउंट बच गई 4 लाख. डेप्रिसिएशन रेट उन्होंने बताया ही नहीं. प्लांट मशीनरी में अगर ना बताया जाए रेट हो जाएगा 15%. 4,40,000 का 15% 66,000. हमने मेन आंसर में लिखेंगे. ये वर्किंग नोट बनाना है आप लोगों ने. वहां पे हम लिखेंगे एड डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन P&L. ऑलरेडी P&L में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रखी है? 1,05,000. ये तो हम ऐड कर देंगे. माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट. नेट भी कर सकते हो. वर्किंग नोट 1 के नेट अमाउंट ऐड कर दो वो भी ठीक है. 66,000 माइनस. आगे देखते हैं. रेंट एंड रेट्स में जीएसटी की लायबिलिटी है 3,400 की. इसका हम अच्छे से वर्किंग नोट लिखेंगे. वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा हमारे पास. एज पर सेक्शन 43B taxes are allowed only on payment basis. Further, payment should be made. हम लिखेंगे कि सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग टैक्सेस कैसे अलाउड है? ओनली ऑन पेमेंट बेसिस. फर्दर, पेमेंट शुड बी मेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आइडिया. पेमेंट कब तक करनी पड़ेगी? बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आइडिया. The GST liability being paid on 7th April is allowed. The GST liability
being paid on 7th of April is allowed. लास्ट है जनरल एक्सपेंसेस में 2000 की डोनेशन भी हो, तो ऐड करेंगे डोनेशन included in general expenses allowed under section 37. 2000 rupees added. ये आपके पास आ जाएगी इनकम अंडर द हेड पीजीपी। इसके बाद आपने अपना फाइनल कंक्लूजन देना, पहले ये कैलकुलेट करो तो बताएंगे। समझ आया क्या सबको? अब इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर 15 आउट ऑफ 15 नंबर लेने हैं, कंक्लूजन एंड प्रॉपर दिखना चाहिए एग्जामिनर को। तुम कंक्लूजन कहाँ से, जैसे पहले पेज पे शीट दिख रही है, वर्किंग नोट दिख रहे हैं, प्रॉपर हेडिंग दिखनी चाहिए कि तुम कंक्लूजन कहाँ लिख रहे हो। Since income computed as per regular provisions is less than presumptive income, Mr. Shivam is recommended to compute income as per regular provisions. हमने उनको फाइनल एडवाइस दी कि क्योंकि इनकम 4480 में ज्यादा आ रही है, तो आप रेगुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही बुक्स प्रिपेयर करें। However, पर इसके दो नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? मिस्टर शिवम shall have to get his books of accounts, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A। मैं इसके बारे में एक और अभी क्लैरिफिकेशन दूंगी, वैसे अभी तुम ये लिखो, इसकी क्लैरिफिकेशन भी देती हूँ इसके बाद। अगर 44AD को रिजेक्ट करोगे तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा, हमने यही तो पढ़ा है। 44AB और 44AD में अगर लड़ाई होगी, तुमने 44AD में बोला मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो हमने कहा ठीक है ऑडिट नहीं होगा, बट जैसे ही तुम उसे रिजेक्ट करोगे साथ के साथ 44AB में क्या कराना पड़ेगा। पर 44AB में एक और बात है, ऑडिट कब कराना पड़ता है? अगर तुम बोल रहे हो कि मेरी इनकम लेस देन 4480 में ऑडिट कब कराना पड़ता है? अगर तुम बोल रहे हो कि मेरी इनकम क्या है, नॉर्मल प्रोविजन से कम है, तो ऑडिट कराना पड़ता है। एंड मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, याद आया? तो इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या है, उसकी इनकम कितनी है। तो अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम को रिजेक्ट करेगा तब भी ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। वैसे आपने हमेशा ये बात रखनी है। ज्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर कोई पर्सन प्रिजम्पटिव इनकम को रिजेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ऑडिट अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन देंगे तो हम साथ में लिखेंगे कि ऑडिट कराना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में बाय चांस ऑडिट अप्लाई नहीं हो रहा, वो भी पर मुझे पक्का नहीं पता, क्योंकि मुझे इनकम ही सिर्फ पीजीबी हेड की पता। उसमें रूल क्या है, टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जामिनेशन से कम है
तो ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। समझो मेरी बात? ये मैंने क्यों लिखवाया, क्यों, ताकि आपके ध्यान में रहे कि अगर आप किसी को एडवाइस करो कि 4480 फाइनल फाइल यूज नहीं करना, तो आपने ये बताना है एग्जामिनर को कि ऑडिट कराओ, पर साथ में ये भी चेक कर लेना कि इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है या नहीं। इस क्वेश्चन में मैं चेक कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे उसकी सिर्फ एक ही हेड की इनकम पता है, मुझे बाकी हेड्स की इनकम पता ही नहीं। क्वेश्चन ने पूछा ही सिर्फ इनकम की जी। समझ आइए मेरी बात? एक और भी काम इसे करना पड़ेगा। इफ अ पर्सन opts to not to compute income as per 44 AD for 5 years, he shall not be able to compute income under section 44 AD for next 5 years। अगर तुमने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो ले लो रिस्क, अब अगले 5 साल तक 44 AD में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आई होप अच्छे से समझ आया। एक बार सारा सजेशन आंसर देखते हैं, ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे आज। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। मैं स्पेशली प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। क्या? सबसे पहले देखो, उन्होंने उन्होंने पहले बुक्स के अकॉर्डिंग किया। नेट प्रॉफिट 50,000, इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया 18,000, सैलरी पेड टू ब्रदर रेफरेंस दिया सेक्शन 48 का 2,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फोन अमाउंट दिस अलाउ कर रहे हैं, रेफरेंस दिया 48 का 23,200, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1,05,000 ऐड कर दिया, बाद में माइनस किया हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दूसरे हेड की इनकम है, डोनेशन सेक्शन 37 में दिस अलाउ। माइनस क्या क्या चीजें की, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दूसरे हेड की इनकम, स्पेशली बोला कि ये तो किसी और हेड की इनकम। एंड फाइनली डेप्रिसिएशन माइनस की, वर्किंग नोट में कैलकुलेट की, हमारे पास आ गया 130,900, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है हमारा। फिर सेकंड शीट बनाई, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 44 ए। बोला कि सेक्शन 44 एडी में अगर जो टर्नओवर है वो अकाउंट पे चेक से आ रही है या प्रिस्क्राइब्ड मोड से आ रही है, दोनों वर्ड लिखेंगे, तो हम कितनी लेंगे इनकम 6%, तो वो आ गई 672,690। पहला वर्किंग नोट बनाया डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का, जैसे हमने बनाया था बिल्कुल वैसे, ओपनिंग WDV, एड कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, लेस सेल प्रोसीड्स, हमारे पास आगे रिटर्न एंड वैल्यू ब्लॉक की 31 मार्च को, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट की पूरे साल की। एडिशनल डेप्रिसिएशन कहते हैं नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। उसके बाद बताया कि जीएसटी लायबिलिटी के बारे में, क्योंकि वो पे हो गया है ड्यू डेट से पहले, सेम एज डिडक्ट, तो चाहे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया बट उसका रेफरेंस दिया कि हमने क्या किया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आई थिंक 1025 में आया था, 1 सितंबर 24 में था, 1 जनवरी।